यूपी में मुस्लिम वोटर्स की तादाद तकरीबन 20% है और यही मुस्लिम वोट किसी भी सियासी जमात की तकदीर बना या बिगाड़ सकती है। लेकिन खास बात यह है कि ये 20% वोट 20 हिस्सों में तकसीम होने की वजह से आज तक अपनी ताकत नहीं समझ पाए। रियासत की तमाम सेकुलर जमातें 20% मुस्लिम वोट्स पर अपना अपना दावा पेश करती हैं। पिछले इंतखाबात की तरह इस बार भी मुस्लिम वोटों के दावेदार बहुत हैं। ऐसे में अब देखना यह अहम होगा कि मुस्लिम वोट हमेशा की तरह ही बिखरा ही रहेगा या वक्त के साथ इनमें बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि आजादी के बाद से ही अक़लियतों और मुसलमानों के हालात यूपी में नहीं बदले हैं। फिर इंतखाबात आए हैं, तमाम सियासी पार्टियों की नजरें अक़लियतों और मुसलमानों पर टिकी हुई है। लेकिन जो बहुत से सवाल और बार बार जो सवाल पूछा जाता है कि मुसलमानों के हालात आखिर बदले क्यों नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लखनऊ के जाने-माने सीनियर सहाफी आमिर साबरी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। अक़लियतों से जुड़े हुए बहुत से इश्यूज पर हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। नाजरीन, यूपी इंतखाबात में इस बार सबकी नजरें असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर टिकी हैं। कोई इसे बीजेपी का एजेंट कह रहा है तो कोई इंतखाबात में ट्रम्प कार्ड की तरह देख रहा है। कुल मिलाकर यूपी के मुसलमानों का रुझान क्या कुछ है, एमआईएम को लेकर इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। यूपी इंतखाबात में मुस्लिम फैक्टर, ओवैसी की एंट्री से जोरदार टक्कर, मुसलमान कशमकश के शिकार। बिहार और बंगाल के मुस्लिम हलकों में अपनी हाजिरी दर्ज कराने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में कदम रखा। ये बात सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की तकरीबन 22 करोड़ आबादी में मुसलमानों का तनासुब 18% है और वो 400 असेंबली नशिस्तों में 100 से ज्यादा हलकों पर फैसला कुन पोजीशन में है। यही वजह है कि सेकुलर सियासत के ठेकेदार हर इलेक्शन में मुसलमानों की हाशिया बर्दारी करते हैं, मगर इनका वोट हासिल करने के बाद इन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। यही वजह है कि यूपी में मुसलमानों की पसमानदगी मुसलसल बढ़ रही है और वो सियासी तौर पर यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। साल 2012 के असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन देने का खुशकुन वादा किया था। इसके फरेब में आकर मुसलमानों ने सारे वोट समाजवादी पार्टी को मुंतकिल कर दिए। पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने कैडर को मुसलमानों का खास ख्याल रखने की ताकीद की। अलमिया यह है कि मुल्क के दूसरे सूबों की तरह यहाँ भी मुसलमानों के पास मुतबादिल की कमी है और वो पिछले तवील अरसे से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मौका परस्ताना सियासत के दरमियान बुरी तरह पिस रहे हैं। सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों के सामने कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर ओवैसी की एंट्री से नामनिहाद सेकुलर पार्टियों में हलचल मची हुई है। जिस अंदाज में ओवैसी की पजीराई हो रही है, इससे उन पार्टियों को खतरा महसूस होने लगा है। ओवैसी ने एक बार फिर समाजवादी हलकों में हलचल पैदा की है और ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ओवैसी बिहार की तरह यहाँ भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। ये सवाल कोई नया नहीं है। जब से ओवैसी ने अपने कदम हैदराबाद से बाहर निकाले हैं, ये सवाल बराबर गर्दिश कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई इस इल्जाम को साबित नहीं कर पाया कि ओवैसी ने बिहार में कहां-कहां बीजेपी को फायदा और सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाया। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है और इन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं।
हालांकि किसी भी सियासी जमात की तरह ओवैसी को भी ये हक हासिल है कि वो अपनी पार्टी की तौसी करें और उसका दायरा बढ़ाएं। लेकिन वो जब भी किसी ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां मुस्लिम वोटों की ठेकेदार सेकुलर पार्टियां मौजूद हैं, तो इल्जामात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है और इन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाने लगती है। सवाल ये कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में आखिर मुसलमान ओवैसी की तरफ क्यों रागिब हो रहे हैं और इन सूबों के मुस्लिम हलकों में इनका वालिहाना खैर मकदम क्यों किया जा रहा है। लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल यह है कि वो सेकुलर पार्टियां जिनकी झोलियां मुसलमान लगातार अपने वोटों से भरते चले आए हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए अब तक क्या कुछ किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुसलमान जाएं तो जाएं कहां। आज मुसलमान अपनी सियासत और अपनी क़यादत की तरफ देखने की जो कोशिश कर रहा है, वो दरअसल इन जख्मों का ही नतीजा है जो सेकुलर सियासत ने इसे दिए हैं। ये कहना कब्ल अज वक्त है कि यहाँ मजलिस को कितनी कामयाबी मिलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में मजलिस की मौजूदगी ने उन सेकुलर पार्टियों की नींद उड़ा दी है जो खुद को मुस्लिम वोटों का वाहिद ठेकेदार समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यूपी की सियासत में माइनॉरिटी फैक्टर और खासतौर से माइनॉरिटी में जो सबसे बड़ा सेक्टर है यानी मुस्लिम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहमियत का हामिल होता है। 2022 में मुस्लिम फैक्टर कितना अहमियत का हामिल होगा, ये इसके अलावा अगर मुस्लिम लीडरशिप की बात करें तो यूपी में ना के बराबर है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से 2017 में एंट्री की थी, 2022 में और मजबूती के साथ यूपी असेंबली इंतखाबात में ओवैसी और उनकी टीम उतरी है। क्या कुछ इसकी अहमियत होगी या ओवैसी फैक्टर को किस तरह से देखा जाए, इन्हीं तमाम इश्यूज पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान लखनऊ से सीनियर सहाफी आमिर साबरी साहब राज तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर साबरी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शुक्रिया। आमिर साबरी साहब, सबसे पहले क्योंकि यूपी के इंतखाबात की जब भी बात होती है तो मुस्लिम फैक्टर और माइनॉरिटी फैक्टर की जरूर बात होती है। ओवैसी फैक्टर की अगर सीधे सीधे हम बात करें तो इस बार किस तरह से देखते हैं? कहा जा रहा है कि ओवैसी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जितनी दौड़ भाग कर रहे हैं, ऐसे में जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। देखिए मुर्रे साहब, बात बिल्कुल सही है आपकी कि परेशानी उनकी जायज भी है, इसलिए कि अभी तक मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी सेकुलर पार्टियां करती आई हैं। और आपको याद दिला दें कि 2012 में माननीय मुलायम सिंह जी ने और अखिलेश जी जब विजय रथ यात्रा लेकर के चले थे, उसमें उन्होंने मुसलमानों से 18% रिजर्वेशन का वादा किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हम हर थाने हर चौकी में एक सब इंस्पेक्टर मुसलमान देखना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने स्कॉलरशिप की भी बात करी थी। बहुत सारे उन्होंने 17 पॉइंट मुसलमानों से संबंधित रखे थे और अब बुनकरों के लिए, अंसारियों के लिए उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे। लेकिन जमीनी सतह पर देखा गया अबू भाई, कहीं कुछ नजर नहीं आया। मुसलमान थानेदार तो छोड़ दिए, हर चौकी हर थाने पे एक सिपाही भी मुसलमान नहीं मिला। इससे बड़ी और सितम जरीफी क्या हो सकती है। और 18% रिजर्वेशन की जहां तक बात है तो 18% छोड़ दीजिए, 4.4% रिजर्वेशन जो 27% देना था, उस पर भी माननीय मुलायम सिंह जी ने हाथ उठा दिए थे और उसको वो कोरे वादे साबित हुए इनके। और धरातल पे, जमीनी सतह पे मुसलमानों की समस्याएं जो तो रह गई और सांप्रदायिक दंगे इतनी बड़ी तादाद में हुए कि मुसलमानों का जितना बड़ी तादाद में नुकसान हुआ मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत 5 जनपदों में, उसकी भी मतलब पराकाष्ठा हो गई। ये समझिए, सच्चाई ये है। इसीलिए वैसे ये लोग परेशान है। अच्छा, और सबसे बड़ा इल्जाम वैसी भी ये लगता है कि वो भाजपा के एजेंट है। तो अगर वो बी टीम भाजपा की है तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है। इसलिए कि आप देखिएगा इनका गुजरात में क्या था, मध्य प्रदेश में क्या था, राजस्थान में क्या था। इन्होंने वहां पर कहीं 100 सीटें लाई, कहीं 50 सीटें लाई, कहीं 70 सीटें लाई, तो जीती तो भाजपा, फायदा तो भाजपा का हुआ। तो इसलिए अब मुसलमान समझ रहा है कि भाजपा का हुआ और डर बहुत हो गया है। अब हम अपना क़यादत तस्लीम करेंगे और अपनी क़यादत की तरफ देखना चाह रहा है मुसलमान। बिल्कुल। आमिर साबरी साहब, जितनी मजबूती से, क्योंकि 2017 में भी हमने देखा था कि ओवैसी की पार्टी लड़ी थी, हालांकि बहुत कम सीटों पर लड़ी थी, इस बार सीटें ज्यादा हैं और ओवैसी मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं। वो मुश्किल किसके लिए खड़ी करेंगे? बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे या फिर अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनके लिए मुश्किल होगी? देखिए, मुश्किल तो सच बात यही है कि वो सेकुलर पार्टियों के लिए खड़ी करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि अभी तक हमने फिर बात दोहरा दे
कि मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी सिर्फ सेकुलर पार्टियां करती हैं, भाजपा नहीं। भाजपा का तो खुला एजेंडा है एंटी मुस्लिम, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम वोटों के ऊपर सेंध मारना चाहती है और सेंधमारी करने की पूरे प्रयास कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम वोट मिले। और इससे पहले उसने कहा भी है लोकसभा चुनाव में कि हमें 9 से 11% मुस्लिम वोट मिला है। अब सच्चाई क्या है ये भारतीय जनता पार्टी जाने या चुनाव आयोग, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मुसलमान बदजन तो सेकुलर पार्टियों से देखिए अबू रहा साहब बहुत बुरी तरह से है, इसलिए कि उसको सिर्फ वादे और कोरे वादे दिए गए हैं, पीने को वादे दिए गए हैं और खाने को आश्वासन दिए गए हैं। इसके अलावा मुसलमानों को दिया नहीं गया है। और जब चुनाव होता है अबू रहा साहब, सियासी पार्टियां मुसलमानों की समस्याओं को बहुत जोर शोर से उठाती हैं अपने मंचों से, लेकिन आफ्टर चुनाव बिल्कुल शून्य हो जाता है, फिर वो जातिवाद तक ही सीमित रह जाती है और मुसलमान बेचारा बिल्कुल बिरयानी के तेज पत्ते की तरह हो जाता है कि निकाला और फेंक दिया। बिल्कुल आमिर साबरी साहब, यूपी की सियासत पर आपकी बड़ी अच्छी नजर है। अगर मगरबी यूपी की हम बात करें या पूर्वांचल की बात करें, जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, जहां पर उनकी तादाद 20% और 25% से ज्यादा है, क्या आपको लगता है कि ओवैसी इन्हीं सीटों तक महदूद रहेंगे? अब ये तो देखिए वो अपनी एक पार्टी, उनकी राजनीतिक पार्टी है, उसके मुखिया है। हम तो ये चाहते हैं कि ओवैसी 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश के 403 पर लाएं, ताकि मान्यवर काशीराम की तरह वो अपना वोट मुत्तहिद करें, ताकि आने वाली वक्तों में उनसे भी राजनीतिक पार्टियां, सेकुलर पार्टियां समझौता करें। इसलिए कि अभी आपने देखा होगा अखिलेश ने बहुत खुलकर कहा है कि ओवैसी पर गंभीर आरोप हैं। हमारी समझ में यह नहीं आता है कि ओवैसी बलात्कारी हैं, क्या ओवैसी हत्यारे हैं, कौन से ओवैसी पे गंभीर आरोप हैं? सुभाष ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अखिलेश समझौता कर सकते हैं, जनाधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा से अखिलेश समझौता कर सकते हैं, अनुप्रिया से अखिलेश समझौता कर सकते हैं, तो ओवैसी से क्यों नहीं है? क्योंकि 22% वोट के वो दावेदार ओवैसी हैं। ओवैसी वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और ये पार्टी लड़ रहे हैं वोट पे बटोरने के लिए, जिनका 6.5% वोट है। अबू रहा साहब, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है। जी बिल्कुल। तो आमिर साबरी साहब, इस बार फाइट कैसी देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि तमाम सियासी पार्टियां, आप पिछले कोई भी चुनाव उठाकर देख लें, मुस्लिम वोटर्स पर तमाम सियासी पार्टियों की नजरें होती हैं, और इस बार दिलचस्प बात तो यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी अपना एक अलग प्लान बनाया है। बीजेपी का भी एक मंसूबा है कि किसी तरह से मुस्लिम वोटों को बीजेपी के खेमे में लाया जाए। तो ऐसे में ओवैसी का इतनी मजबूती के साथ लड़ना, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ओवैसी साहब लड़े, बिल्कुल लड़ सकते हैं भाई, वो प्रमुख हैं, अपनी पार्टी के मुखिया हैं और बड़े नेता हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहे, क्यों नहीं लड़ेंगे? देखिए आप एक बात समझिए, खलबली मची हुई है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि हलचल मची हुई है, गहमा-गहमी मची हुई है, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों में जो सेकुलर पार्टियां अपने को सेकुलर प्रपोज करती हैं, जबकि सच्चाई है कि सेकुलर वेकुलर कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में, नहीं बल्कि विदेश में। अब भाई बहुत स्पष्ट सी बात है, सेकुलरिज्म का कोई मतलब अब रह नहीं गया है। पार्टियां सब एक जैसी हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो। आप देखिए कि जिस दिन तो ओवैसी का शुरू हुआ है माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा अगर ओवैसी को गाली दी है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने दी है, या सेकंड नंबर पे कांग्रेस ने दी है, ना भाजपा ने दी है ना बसपा ने दी है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तमाम सियासी पार्टियों ने एक तरह से यूपी में अकलियतों और खासतौर से मुसलमानों को ठगा है, और एक बार फिर सवाल पूछने का वक्त आ रहा है, क्योंकि जब वोटरों के पास उम्मीदवार और पार्टियां जाएंगी तो उनसे सवालात पूछे जाएंगे कि माजी में जो उनसे सवाल किए गए थे, माजी में उनसे जो वादे किए गए थे, वो वादे कहां तक पूरे हुए हैं। इसी इश्यू पर आमिर साबरी साहब हम आपसे और बातचीत करेंगे। अगर पूरे यूपी चुनाव की तस्वीर को देखा जाए, ओवैसी फैक्टर अलग हो गया, लेकिन अगर दूसरी जमातों की हम बात करें, क्योंकि आजादी के बाद से ही आप देख लीजिए कि माइनॉरिटी और मुस्लिम परेशानी के शिकार रहे, उनके हालात नहीं बदले हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो उम्मीदवार मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर वो वादे क्या हुए जो पिछले चुनाव में किए गए थे? बिल्कुल सही बात है अबू राना भाई, पूछना चाहिए। मैं समझता हूं अगर नहीं पूछते तो इस मुसलमानों की बेशर्मी की मेराज पर है। पूछना चाहिए कि आखिर 2012 में जो वादे हुए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए। 2017 में तो खैर इनकी सरकारी चली गई थी, कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन 2012 में बहुत बड़े वादे हुए थे। सबसे बड़ा मसला था 18% रिजर्वेशन का, वो तो उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है अबू राना भाई। उसके अलावा जो हर थाने हर चौक में सब इंस्पेक्टर की बात करी गई थी,
तो एक सिपाही तक नहीं दिया गया। इससे बड़ी और सितमजरीती क्या हो सकती है? और उसके बाद मुसलमानों के साथ फिर एक ठगने की बात की गई। यही नहीं, मुसलमानों को दहशत में लाने के लिए बड़े दंगे कराए गए, उसके बाद भी मुसलमान खामोशी से सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा। 17 में तो खैर इनकी सरकारी चली गई। अब ये नई बोतल पुरानी शराब, फिर वही वादे, फिर वही कस्में, फिर वही रस्में। ये ठीक है, आमिर साबरी साहब, पिछले 5 सालों को किस तरह से देखते हैं? योगी सरकार के 5 साल और अक़लियतें और मुसलमान, इसे किस तरह से आप देखते हैं? कितने वादे योगी सरकार ने पूरे किए मुसलमानों को लेकर? देखिए अबू रज़ा भाई, बहुत अच्छी बात आपने की। मेरा सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को कोई बहुत बड़े वादे नहीं कर रहे थे। मोदी का जरूर एक मतलब था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सच यह है कि सबका विकास तो कहीं दिखने को नहीं मिला। और सबके साथ वाली बात रही तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी ने सिर्फ बदतमीजियां तो की है राष्ट्रीय मंचों से, लेकिन अगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो मुसलमानों को बहुत बड़ा कोई नुकसान किया नहीं है। मैं फिर वो दोहरा दूं कि सियासी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां लगभग सब एक जैसी हैं। बिल्कुल। आमिर साबरी साहब, अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, क्योंकि यूपी की कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं जो इख्तिदार में ना रही हो, बीएसपी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, लेकिन अक़लियतों के हालात नहीं बदले। इसके पीछे क्या कुछ गणित आप देखते हैं? ये हालात आखिर बदले क्यों नहीं? नहीं, वही मैं कह रहा हूं। 2004 में कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई, 2009 में उस सच्चर कमेटी में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने फुल फ्लेज सरकार बनाई सेंट्रल में, उसके बावजूद भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों का तो फिर वही मैं बता रहा हूं कि बिरयानी में तेजपात के पत्ते की तरह है, बस बिरयानी खाई और पत्ता फेंक दिया। सरकार बनाई फुल फ्लेज, उसके बाद एक बड़ा जख्म दिया बाबरी मस्जिद का समझौता का, मतलब उसको फैसला तो नहीं कहता हूं मैं, समझौता ही कहता हूं। लेकिन उसके बाद देखिए, आज भी 30 साल से 32 साल से कांग्रेस तड़पड़ा रही है, फड़फड़ा रही है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, सिर्फ अपनी गलत नीतियों के कारण, दोहरे मापदंडों की वजह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बना पा रही कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। एक बार फिर सवाल पूछने का वक्त आया। आमिर साबरी साहब, बड़ी अच्छी बातचीत आपने अक़लियतों और मुसलमानों के इश्यूज पर की, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप की, आमिर साबरी साहब, अगर हम यूपी में बात करते हैं तो आज से 10, 5 साल और 15 साल पहले जो लीडरशिप मुसलमानों की दिखती थी वो तो अब बिल्कुल नहीं दिख रही है। मतलब जवाल पजीर है मुस्लिम लीडरशिप यूपी में। इसकी वजह क्या आप देखते हैं? देखिए अबू रज़ा भाई, इसकी वजह साहब है, मुसलमानों ने अपनी ना तो कोई पार्टी बनाई है, ना ही अपनी पार्टियों पर भरोसा किया। पार्टियां तो बहुत बनी, बहुत बिगड़ी, चाहे वो पीस पार्टी रही हो, चाहे अभी MIM रही हो या मुस्लिम लीग रही हो, बहुत सी मुसलमानों की पार्टियां थी, लेकिन मुसलमानों ने अपनी पार्टियों के नेताओं पर भरोसा नहीं किया। हमेशा कभी VP सिंह की तरफ देखा, कभी कांग्रेस की तरफ देखा, कभी VP सिंह की शेरवानी और टोपी पर भरोसा किया, कभी मुलायम सिंह के फर्जी तार ठोक करके हम मुसलमानों की सुरक्षा करेंगे उस पर भरोसा किया। आजम खान को लेकर के मुलायम सिंह है, उन्होंने बहुत लंबी लंबी भाषण दिए मुसलमानों के लिए, लेकिन जमीनी सतह पे ईमानदाराना तौर से किसी ने मुसलमानों के हकूक नहीं दिए, बल्कि उनके हकूकों की पामाली की है। ये कड़वा सच है अबू रज़ा भाई। बिल्कुल। यानी आमिर साबरी साहब, बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी है, और यह देखना इस बार भी बहुत अहम होगा कि क्या अक़लियतों और मुसलमानों से सिर्फ वादे ही किए जाएंगे या इंतखाबात के बाद जो सरकार आएगी वो अपने वादों को पूरा भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साबरी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बातचीत रखने के लिए। तो नाजरीन, जाहिर सी बात है कि फिर इंतखाबात आए और मुसलमानों की और अक़लियतों की तमाम सियासी पार्टियों को याद आ रही है, लेकिन तल्ख हकीकत यही है कि तमाम सियासी पार्टियों ने अक़लियतों और मुसलमानों को ठगा है। लेकिन एक बार फिर, क्योंकि जब इंतखाबात आते हैं उसी वक्त इन तमाम सियासी पार्टियों से सवाल पूछे जाते हैं। जब इन सियासी पार्टियों के उम्मीदवार उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम आबाद हैं, उन इलाकों में जहां पर अक़लियतों की अच्छी खासी तादाद है, वहां पर इनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि माजी में किए गए इनसे वादे आखिर पूरे क्यों नहीं हुए। और यह भी बहुत अहम सवाल है कि क्या जवाब लेकर वो उम्मीदवार या वो पार्टियां जाएंगी जिन्होंने माजी में मुसलमानों से और अक़लियतों से बड़े बड़े वादे किए थे। तो नाज़रीन, माइनॉरिटी रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।